गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप लोग घर पे स्टडी कर रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। इसी के साथ आज हम लोग स्कूल जेंडर सोसाइटी सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है हम लोगों का परिवार, क्योंकि परिवार एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। क्योंकि अगर हम लोग लैंगिक समानता की बात करें या लैंगिकता की बात करें तो उसमें परिवार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि परिवार अगर जेंडर्स किसी न किसी एक परिवार का अंग होता है और बच्चा जन्म के समय अपने परिवार में ही प्रथम बार वो हंसना, खेलना, बोलना चलना, इस तरह की कई एक्टिविटीज को सीखता है और परिवार ही उस बच्चे का प्रथम पाठशाला के रूप में भी जाना जाता है। जिसको अगर हम लोग बात करते हैं परिवार को इंग्लिश में हम लोग फैमिली कहते हैं। और जो जिसकी उत्पत्ति जिसकी उत्पत्ति फेमुलस से हुई है और इसका अर्थ होता है, फेमुलस का अर्थ होता है सर्वेंट, जिसे हम लोग नौकर भी कहते हैं। लेकिन आज वर्तमान समय में परिवार को या फैमिली को रक्त संबंधित संबंधों से आंका जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, इस तरह से हम लोग रक्त संबंधों के आधार पर फैमिली की व्याख्या करते हैं। चलिए इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। फैमिली की, परिवार की विशेषताएं। अब यहाँ पे परिवार की विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषताएं है वो लैंगिक संबंधों पर आधारित। पहला जो विशेषता है कि किसी भी तरह का परिवार जो है लैंगिक संबंधों पर आधारित होता है। कहने का मतलब है कि लैंगिक जेंडर्स के जो माता पिता, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दोनों के संबंधों पर आधारित होता है, जो रक्त संबंधित हैं। जो वर्तमान में आज कहा जाता है कि रक्त संबंधित संबंधों को हम लोग परिवार या फैमिली के नाम से संबोधित करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लैंगिक संबंधों पर आधारित होता है परिवार। लैंगिक संबंध जिन लैंगिक संबंधों में आधारित परिवार का आधार भी लैंगिक संबंध होता है। उसके बाद से दूसरा जो होता है हमारा अस्थायी संस्था है। अस्थायी संस्था करने का मतलब कि परिवार किसी समूह के कुछ जो रक्त संबंधित व्यक्ति हैं उनके लिए अस्थायी स्थान है, अस्थायी संबंध है, अस्थायी संस्था के रूप में जाना जाता है। तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि परिवार के माध्यम से बच्चों का पालन पोषण, भरण पोषण हेतु दायित्व का पालन किया जाता है। कहा जाता है कि एक परिवार में अगर कई सदस्य होते हैं जो मिलजुल कर कार्य करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक दूसरे के पालन पोषण और देखभाल में काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। उसके बाद से हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो है नंबर 4, बालकों की प्राथमिक पाठशाला। ये कहा जाता है कि परिवार जो होता है बच्चों का प्राथमिक पाठशाला है, क्योंकि बच्चा जन्म के साथ किसी स्कूल में अध्ययन करने के लिए नहीं जाता है। वह सबसे प्रथम बार जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के रहन सहन, सांस्कृतिक शिक्षा और आचरण को सीखता है। चाहे वो चलना हो, बोलना हो, चाहे किसी भी तरह का वेशभूषा हो, वो सभी वो परिवार के माध्यम से प्रथम बार सीखता है। इसलिए उसे परिवार का प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, मानव समाज के आधारभूत तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। मानव समाज कहने का मतलब है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो समाज में कई व्यक्ति एक समूह के रूप में किसी एक स्थान पे निवास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि मनुष्य मानव समाज के आधारभूत का इकाई है परिवार। अगर हम लोग समाज में अगर कई घर हैं, कई परिवार हैं, तो वो एक साथ तो वो एक समाज का महत्वपूर्ण इकाई बन जाता है, एक आधारशिला बन जाता है और एक इकाई के एक परिवार समाज का एक इकाई के रूप में भी हम लोग उसे आकलन कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा बात नेक्स्ट पॉइंट आता है रक्त संबंधों पर आधारित होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो परिवार है यहाँ पे ब्लड रिलेशंस को देखा जाता है। ब्लड रिलेशन के आधार पर हम लोग परिवार की व्याख्या करते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो परिवार में सहयोग तथा मिलजुल कर रहने की भावना का विकास। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है, परिवार के साथ मिलजुल कर रहने का सहयोग की भावना भी दिखती है। दूसरा बात, हम लोग परिवार में सहयोग तथा मिलजुल कर रहने से लैंगिक
भेदभाव में कमी आती है। यहाँ पे हम लोगों को देखना है, एक तो यहाँ पे देखा जाता है परिवार में सहयोग तथा मिलजुल कर रहने का की भावना का भी विकास होता है, और इस भावना के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि लैंगिक भेदभाव को, जो आज समाज की सबसे जटिल प्रक्रियाएं बनती जा रही है कि लैंगिक भेदभाव, लड़के और लड़कियों में फर्क करना, ये हम लोग इसके माध्यम से समाप्त कर सकते हैं। ये हुआ हम लोगों का परिवार का की विशेषताएं। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को आता है, टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो परिवार 4 तरह के होते हैं। पहला है संयुक्त परिवार, दूसरा है एकाकी परिवार, तीसरा है गतिशील परिवार, चौथा है रूढ़िवादी परिवार। संयुक्त परिवार की अगर हम लोग बात करते हैं तो संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसमें कई पीढ़ियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रही हैं, जैसे दादा दादी, भाई बहन, भाई भाई, ये कई सदस्य एक ही स्थान पर कई पीढ़ियों से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ और कई पीढ़ियों से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। एकाकी परिवार जिसको हम लोग कहते हैं, एकाकी परिवार जिसको हम लोग न्यूक्लियर फैमिली भी कह सकते हैं। इसमें केवल सदस्य में, इसमें माता पिता और उसका एक संतान या उसके संतान यहाँ काउंटिंग होती है। यहाँ पूरे परिवार जैसे दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, कजन्स और अदर फैमिली मेंबर्स यहाँ नहीं होते हैं। यहाँ केवल माता पिता और उनके बच्चे केवल रहते हैं। उसके बाद से गतिशील परिवार या गतिशील परिवार को अगर हम लोग कहते हैं तो ये परिवार समय के साथ जिस तरह से समाज में परिवर्तन होता है, जिस तरह से युगों में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के साथ ये इस गतिशील परिवार अपने सभ्यता को, अपने संस्कृति को, अपने विचारों को, अपने क्रियाकलापों में बदलाव लाते रहते हैं और समाज के साथ और समय के साथ ये काफी गतिशील होते हैं और विकसित होते हैं। और उसके बाद से रूढ़िवादी परिवार की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा परिवार जिसमें पुरानी परंपराओं को ही प्राथमिकता दी जाती है। वह केवल पुरानी सभ्यता, पुरानी परंपराएं और पुराने नियमों के ही आधार पर वह केवल अपने कार्य को करना पसंद करते हैं और उन्हीं से उन्हीं पुराने रीति रिवाजों में ही वो जकड़े रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि परिवार की 4 प्रकार के परिवार होते हैं, संयुक्त, एकाकी और गतिशील और रूढ़िवादी। तो ये हुआ हमारे पास परिवार की परिभाषा, उसके बाद से परिवार की विशेषताएं और उसके बाद से हो गया टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।